नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। पिछले ही कुछ महीने पहले सहायक आचार्य 1 to 5 के एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी, जिनमें पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जो कोई भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सहायक आचार्य 1 to 5 की, उन्हें ये आइडिया मिल जाएगा कि सामान्य विज्ञान से किस तरह की प्रश्नें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार ये देख लीजिएगा, मैंने बायोलॉजी जीव विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका सेट 1 हमारे चैनल में आ चुका है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। ठीक है, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुरकेंजी फाइबर्स आर फाउंड इन, पुरकेंजी रेशे पाए जाते हैं। क्वेश्चन पहले देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद फिर चारों ऑप्शन देखेंगे। अपने आप पता चल जाएगा कि ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पुरकेंजी फाइबर एक पार्ट है किसका, ऑर्गन का। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में आप देख सकते हो कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे ऑर्गन के ही नाम्स लिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये कोई ऑर्गन का पार्ट होगा। इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि पुरकेंजी फाइबर्स कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जा सकता है। ठीक है, तो पीपीटी में थोड़ा सा कुछ बदलाव आप लोगों को दिख रहा होगा कि डायग्राम्स वगैरह इंक्लूडेड है। डायग्राम्स इसलिए इंक्लूड किया मैंने ताकि आपको समझने में आसानी हो, और बायो की क्वेश्चन है इसीलिए और ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पीपीटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने हार्ट का डायग्राम पुट करवाया है, और हार्ट के डायग्राम अगर पुट करवाया है तो ऑब्वियसली पुरकेंजी फाइबर्स कहाँ मिलेंगे, हार्ट में मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब आपने जान गया कि आप जान गए कि पुरकेंजी फाइबर्स कहाँ मिलते हैं, हार्ट में मिलते हैं। थोड़ा सा इनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का। ठीक है, इन्हें पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, पहुंचाता है पूरे बॉडी में। अब उस पंपिंग ऑर्गन में समझ लीजिए जैसे कोई जैसे एक मोटर है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो अपने आप तो वो पानी नहीं जाएगा उस जगह पे जिस जगह पे आपको पहुंचाना है। वहां पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ करंट, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो वो करंट और इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन करते हो और क्या होता है, पानी वो उस जगह पे पहुंच जाता है। उसी तरह बॉडी में हार्ट क्या करता है, ब्लड कंटेन करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है, लेकिन अपने आप ब्लड नहीं जाएगा। उसे पहुंचाने के लिए उसे कुछ चाहिए इन द सेंस करंट, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी इंपल्सेस के फॉर्म में क्रिएट होता है बॉडी में। ठीक है, हमारे बॉडी में या फिर हार्ट में। ठीक, और वही इंपल्सेस आपका देख सकते हैं डायग्राम में, 2 डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कह सकते हो कि एक वॉल है, ठीक है, और उनमें वायरिंग किया हुआ है। तो ये जो डायग्राम है ना, पहला वाला डायग्राम, ये समझ लिए ये वायरिंग वाला डायग्राम है और ये वॉल वाला डायग्राम है। ये वायरिंग इस जगह पे वॉल में अटैच किया हुआ है। ठीक है, मतलब इस हार्ट से अगर हम उस वायर को निकाल दें तो कुछ इस तरह से वो दिखेगा। ठीक है, और इन्हीं में वेंट्रिकल के साइड में, दोनों में, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलिए या राइट वेंट्रिकल बोलिए, वो दोनों के साइड में पुरकेंजी फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डैश हार्मोन। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन यहाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ आवर लिखा हुआ है लेकिन आवर बॉडी। आयोडीन एक इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी का। मिनरल्स क्या काम करता है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है, लड़ने में, किससे, पैथोजेन से, डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। उन्हीं में से एक है आयोडीन, जो क्या करता है, पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि आयोडीन किस चीज के सिंथेसिस में, कौन से हार्मोन के सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जिस हार्मोन के सिंथेसिस में यूज होता है उसी हार्मोन की वजह से सारे फंक्शंस आयोडीन परफॉर्म करता है। तो देखिए, आयोडीन जिस हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है उसे हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन, और ये मिलता कहाँ है, थायराइड ग्लैंड में। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, थायराइड हार्मोन लिखा हुआ है, थायराइड हार्मोन लिखा हुआ है, लेकिन थायराइड ग्लैंड में मिलता है जो यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक के पास। ठीक है,
तो देखिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ योर बॉडी क्या क्या है, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, जिसमें से एक है आयोडीन जिसके बारे हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस ऑफ आयोडीन, क्यों हमारे बॉडी में आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है। पहला लिखा हुआ है सपोर्ट आवर थायरॉइड्स फंक्शन। थायरॉइड्स फंक्शन हमारा ये आयोडीन जो है हमारे थायरॉइड फंक्शन को हेल्प करता है। थायरॉइड हार्मोन हमारे थायरॉइड फंक्शन को हेल्प करता है, बूस्ट करने में हेल्प करता है। सपोर्ट आवर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, रेगुलेट आवर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब किसी भी चीज का बनना या फिर टूटना, बॉडी के अंदर जो बन रहा है टूट रहा है टुगेदर, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। थर्ड क्या है, मेंटेन आवर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है। लास्ट क्या है, रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, आयोडीन का। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि हमारे बॉडी में आयोडीन होना जरूरी है, और उसके लिए जो हार्मोन वो सिंथेसिस करता है वही ये सब काम करता है, और जो हार्मोन सिंथेसिस करता है उसका क्या नाम है, थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। The dash plays a critical role in transmitting signals between the spinal cord and the higher parts of brain and in controlling autonomic activities such as heartbeat, respiration. सबसे पहले काम करते हैं, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, The dash plays a critical role in transmitting signal किसके बीच में, स्पाइनल कॉर्ड और हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बीच में, जिसमें कंट्रोलिंग ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या है, हार्ट बीट और रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल, मतलब सिग्नल पहुंचाता है किसके बीच, स्पाइनल कॉर्ड और हायर पार्ट्स, मतलब ऊपर के पार्ट्स के ब्रेन में, वैसे कंडीशन में जहां कंट्रोलिंग एंड इन कंट्रोलिंग ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, जिसमें कंट्रोल कर रहा है वो, ऑटोनोमिक मतलब खुद ब खुद, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक है, वैसे एक्टिविटी जैसे हार्ट, एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे हार्ट बीट और रेस्पिरेशन। हार्ट बीट और रेस्पिरेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बॉडी के अंडर रहता है। ठीक है, ऑप्शंस देखने पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पाइनल कॉर्ड देख लेगा, यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, जो लॉन्ग नर्व जो हमारे वर्टिबल कॉलम में रहता है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अपर हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब ये इसके और इसके बीच में वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, किस वे में, कंट्रोलिंग ऑटोनोमिक एक्टिविटीज के लिए। कंट्रोलिंग ऑटोनोमिक एक्टिविटीज मतलब वैसे एक्टिविटीज जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर में जो ये आपको दिख रहा है वो है क्या, मेड्यूला। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी मेड्यूला। ओके, मेड्यूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग. Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called dash. ठीक है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का मतलब होता है वो पार्ट, हमारा माउथ का जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी में हमारे पास क्या क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ और एक मस्कुलर टंग होता है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, रुकिए कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे टीथ। ठीक है, और ये एक टंग। ठीक है, टीथ और टंग ये दोनों मिला के ओरल कैविटी। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ईच टूथ इज इम्बेंडेड। इम्बेंडेड मतलब होता है
घुसाया हुआ, ठीक है, डेप्थ में घुसाया हुआ। इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में घुसाया हुआ। ईच टूथ, एक एक दांत हमारा, एक एक दांत हमारा, देखिए सॉकेट ऑफ जॉ दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये सॉकेट ऑफ जॉ। और ये जिस बोन की बात कर रहे हैं ना, जॉ बोन, देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा होगा। जॉ बोन मतलब वही जबड़ा, जबड़ा का, जिसको जबड़ा बोलते हैं, जबड़ा का बोन, ये वाला, ठीक है। तो वो एक एक टूथ क्या है हमारे सॉकेट ऑफ जॉ में, जो जॉ है उसमें क्या है, डेप्थ है, इम्बेडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब वो जो दांत सॉकेट ऑफ जॉ में या जबड़ा में घुसाया हुआ है, उस अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है आपका थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट उस टाइप का अरेंजमेंट है या अटैचमेंट है टीथ का, जिसमें ईच टूथ, एक एक टूथ क्या होता है, अटैच्ड, इम्बेडेड, दबाया हुआ रहता है, ठीक है, घुसा हुआ रहता है, किसके बीच में, सॉकेट ऑफ जॉ बोन के बीच में, मतलब जबड़े के सॉकेट मतलब खाली स्पेस के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The saliva contains an enzyme called dash that breaks down carbohydrates which is complex molecule to give sugar, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं, सलाइवा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लार, ठीक है। जो कभी अगर खाना देख लेते हैं, कुछ मनपसंद खाना, तो कैसे लार आ जाता है मुंह में, पानी आ जाना, ठीक है, तो वो लार, ठीक है। तो जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम मिलता है, ठीक है। उस एंजाइम का क्या नाम है जो ब्रेक्स डाउन, तोड़ता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट है, हमारे बॉडी का सबसे मेन न्यूट्रिएंट है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बड़ा फॉर्म में है, किस लिए, शुगर देने के लिए, ठीक है, शुगर के फॉर्म में करने के लिए। वो कौन सा एंजाइम है सलाइवा में जो प्रेजेंट होता है, जो इस कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स से क्या करता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ के शुगर बनाता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सलाइवरी अमाइलेज। ऑफ कोर्स बाकी सब इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपको नहीं पता है ऑप्शन की, समझ नहीं आ रहा है ये चारों में से कौन सा होगा, तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि सलाइवा लिखा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन में सलाइवा से रिलेटेड कोई वर्ड है। देखिए इतना दूर तक ये दोनों सेम है, तो आप ये ट्रिक भी लगा सकते हो कि सलाइवरी अमाइलेज होगा, अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप समझ जाओगे कि सलाइवरी अमाइलेज ही वो एंजाइम है जो ओरल कैविटी में, ठीक है, ओरल कैविटी में पार्शियल डाइजेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। पार्शियल मतलब आधा, पूरा नहीं। और ये डायग्राम अगर देखिएगा तो ये जो सारे पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये आपको सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे सलाइवरी ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं और इनका पोजीशन देख लिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गाय या भैंस के गोबर से मीथेन बायोगैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। Which among the following are responsible for the production of methane biogas from the dung of cow or buffalo। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से, इन चारों में से, इन चारों में से वो कौन सा, ये चारों क्या है, ये चारों में से तीन, ये तीन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नन ऑफ दिस तो कुछ नहीं है, इन तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए,
प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस के लिए किससे, गाय और भैंस के गोबर से, ठीक है, गाय और भैंस के गोबर से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है मिथेनोजेनेसिस, सॉरी नॉट जेनेसिस, मिथेनोजेंस, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मीथेन में जो आपके गाय और भैंस के गोबर में क्या करते हैं, रहते हैं और क्या करते हैं, ये बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करवाते हैं बायोगैस का, मीथेन का, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल गैस भी कहते हैं इसको, क्योंकि ऑब्टेन किया जाता है नेचुरली, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मीथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर है मिथेनोजेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सब क्लास ओलिगोचीटा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इनवर्टिब्रेट्स में आता है और ये आता है फाइलम एनालिडा, ठीक है, फाइलम एनालिडा करके एक ग्रुप है जिसके अंदर आता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से वो कौन सा है ऑर्गेनिज्म जो सब क्लास ओलिगोचीटा में आता है, सब क्लास ओलिगोचीटा में आता है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, टाइगर, अर्थवर्म, एल्गे, एलिफेंट। यहां देखिएगा एक बार, फाइलम एनालिडा का डिवीजन होता है पहले 3 क्लासेस में, ठीक है। हमें तीनों क्लास देखने की जरूरत नहीं है, हमें वो देखना है जो हमें चाहिए, हमें देखना है ये सब क्लास ओलिगोचीटा, क्योंकि इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सब क्लास ओलिगोचीटा में आता है, ये चारों में से। यहाँ आपको दिख रहा होगा अर्थवर्म लिखा हुआ, यस द करेक्ट आंसर विल बी अर्थवर्म। अर्थवर्म ही है जो आपके आता है सब क्लास मतलब एक क्लास है, उसके नीचे अगर कोई और डिवीजन होता है तो उसे बोलते हैं सब क्लास, ठीक है। और फाइलम एनालिडा में देखिए जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं, ठीक है, ये डायग्राम्स बने हुए हैं सारे के, और ये आपका है हमारा अर्थवर्म जिनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कभी ध्यान से अगर देखा होगा तो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्थवर्म, ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया था ना, एक मिनट, हाँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया था ना, नहीं सॉरी मैंने नहीं बताया था शायद। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्थवर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। क्वेश्चन ये है कि बेरी, बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, बेरी ये एक डिजीज का नाम है, ठीक है, बेरी एक डिजीज का नाम है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी मतलब कमी, कौन से विटामिन की कमी की वजह से बेरी डिजीज होता है, ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं देखिएगा, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू सस्टेन लाइफ दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। मोस्ट विटामिन्स कम फ्रॉम फूड। विटामिन्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं पर स्मॉल अमाउंट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, मतलब स्मॉल अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है, सोर्सेज दिखाया हुआ है कि कितने टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। जैसे यहाँ सोर्सेज में आप देख सकते हैं कि विटामिन ए है, विटामिन बी की कम से कम 12 होते हैं, फिर सी, डी, ई और के, ठीक है। और उसके बगल में सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर जो भी फूड जिससे विटामिन मिलता है वो बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर बेरी जो डिजीज है वो आपका जनरली कॉज होता है विटामिन B1 की वजह से, जिसको हम लोग थायमीन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। थायमीन डेफिशिएंसी मतलब विटामिन
विटामिन वन या विटामिन वन की कमी की वजह से जो डिजीज कॉज होता है बेरी उसे कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स देखिएगा क्या क्या होता है। सिम्टम्स मतलब लक्षण। ठीक है, कोई बीमारी होता है तो कैसे पता चलता है कि बीमारी हुआ है, उसके लक्षण देख के। ठीक है, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने की इच्छा नहीं करेगी। सेकेंड है फटीग, बहुत थकान जैसा लगता है। थर्ड है नर्व डैमेज, सही से सिस्टम काम नहीं करेगा। सिस्टम काम नहीं करेगा मतलब मेंटली। ओके, ब्लरी विजन, धुंधला धुंधला दिखेगा। नौसिया और वोमिटिंग, मन मचलने लगेगा, वोमिटिंग जैसा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये सब सारे सिम्टम्स है किसके? डेफिशिएंसी ऑफ इसके विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होता है बेरी उनके सिम्टम्स है, लक्षण है ये सब। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या है? विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। Dash is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G1 phases of interphase। क्वेश्चन समझते हैं पहले, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेज है जिसमें, किसमें? कायरोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कायरोकाइनेसिस का मतलब होता है वो स्टेज जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन, सेल के साइकिल में न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट होती है, उसे बोलते हैं कायरोकाइनेसिस। ठीक है, तो कायरोकाइनेसिस में वो कौन सा फर्स्ट स्टेज है जिसमें माइटोसिस में, ठीक है, स्पेशली मेंशन कर दिया है कि कौन सा सेल साइकिल चल रहा है यहाँ पे, माइटोसिस है कि कौन सा सेल डिवीजन चल रहा है, माइटोसिस है कि मियोसिस है। तो यहाँ माइटोसिस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो फॉलो करता है एस फेज को और G2 फेज को ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज मतलब रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार देखिएगा। कायरोकाइनेसिस, ओके रुको, कायरोकाइनेसिस दिखाया हुआ है, स्टेजेस दिखाया हुआ है कि कैसे डिविजन्स होता है न्यूक्लियस का, और लास्टली साइटोकाइनेसिस होता है मतलब साइटोप्लाज्म की डिविजन्स। ठीक है, और ये है आपका सेल साइकिल। तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, एस फेज और G2 फेज, यही लिखा हुआ है ना, एस फेज और G2 फेज के बाद कायरोकाइनेसिस का वो कौन सा फर्स्ट स्टेज है जो इंटरफेज में शुरू होता है। तो आप देख सकते हो कि एस फेज और G2 फेज के बाद जो पहला फर्स्ट कायरोकाइनेसिस का जो स्टेज स्टार्ट हुआ है वो है आपका प्रोफेज। ये यहाँ तक पूरा क्या है? कायरोकाइनेसिस ही है। ठीक है, यहाँ तक पूरा कायरोकाइनेसिस ही है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ से ही प्रोफेज से स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ है मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एस फेज और G2 फेज के बाद आता है सबसे पहला फेज, जो सबसे पहला स्टेज जो आ रहा है वो है प्रोफेज। तो द करेक्ट आंसर विल बी प्रोफेज। ओके, ए प्रोफेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बाय, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज पहले समझते हैं, एंटीबॉडीज क्या है? बचपन में करते थे ना अंटी बंटी, लेकिन यहाँ है एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडीज, देखिए एंटीबॉडीज बेसिकली वो चीजें हमारे बॉडी में जो किसी भी पैथोजन से या फॉरेन सब्सटेंस से, फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो हमारे बॉडी का नहीं है। ठीक है, एक होता है ना कोई ग्रुप है, वहां पे सब दोस्त मिल रहते हैं और कोई अलग इंसान आ जाता है, मतलब उनके ग्रुप का नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं? उसे भगा देते हैं, उसे हटा देते हैं। सेम उसी तरह हमारा बॉडी भी वर्क करता है। ऐसा होता है कभी कि पैथोजेंस मेनली वो होते हैं जो डिजीज कॉज करवाते हैं हमारे बॉडी में या सेल डैमेज करवाते हैं। ठीक है, मेनली सेल ही डैमेज होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में आते हैं और क्या करते हैं? हमारे सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है कि भाई देखो बाहर से कोई आया है और हमें डैमेज करवा रहा है, हमारी बॉडी को, सेल्स को डैमेज कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं? लड़ाई करवाएंगे। ठीक है, लड़ाई होती है, क्या होती है? वो प्रिपेयर करते हैं अपने सोल्जर्स को कि चलो अब लड़ाई करवाना है,
हमारे मुल्क के अंदर में कोई घुस आया है, उसे मार के भगाना है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये बीच में जो आप देख रहे हो, ये बीच में जो आप देख रहे हो ये एक पैथोजन, ठीक है, और उसके अगल बगल पूरा एकदम झुंड बना के क्या सारे सोल्जर्स आए हैं, मतलब एंटीबॉडीज आए हुए हैं कि चलो इसे मार के इसे भगाना है हमें यहाँ से, यहाँ इसे बॉडी में रहने नहीं दे रहा है। ये सारे क्या है, एंटीबॉडीज है। तो ये होता है एंटीबॉडीज, ठीक है। ये कुछ इस तरह दिखता है, वाई शेप में होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो कौन सा एंटीबॉडीज है, नहीं सॉरी, एंटीबॉडीज कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है, WBC के सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल के सेल्स है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होगे कुछ इस तरह से दिखता है लिम्फोसाइट्स में ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। the lichen group that forms the primary colonizer of a barren rock surface is लाइकेन। ये लाइकेन क्या है, देखिए लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, ना तो आप इसे पूरी फंगाई कह सकते हैं, ना पूरी एल्गे मतलब प्लांट कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको डायग्राम में देख के लग रहा होगा कि मतलब ऐसे ब्रेड में कभी अगर देखे होंगे तो ऐसे फंगस टाइप में लग जाता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ नीचे अगर कहीं देख रहे होंगे तो कहीं दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये तो पानी में तैरता है वो एल्गे जो काई बोलते हैं उसकी तरह दिख रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, लाइकेन वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब पार्टनरशिप में, ठीक है, दो किंगडम के बीच का पार्टनरशिप में रहते हैं, मतलब वो उनका भी मतलब दोनों साथ में ही रह रहे हैं जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक है। होता क्या है कि जो एल्गी पार्ट होता है लाइकेन का, एल्गी पार्ट, ठीक है, वो जो फंगस होते हैं, फंगाई होते हैं, ठीक है, वो तो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो खाना बनाने का काम करवा देते हैं एल्गी, ठीक है। और फंगस उसको सरवाइव फंगस क्या होता है, उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपने ये सब चीजें देखी होगी कहीं ना कहीं, वॉल में, ट्रीज में देखी होगी, उन्हें ही लाइकेन कहते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा लाइकेन है, इन चारों में से वो कौन सा लाइकेन है जो प्राथमिक मतलब प्राइमरी कॉलोनाइजर ऑफ अ बार्क एंड रॉक सरफेस, जो बंजर चट्टानों में सबसे पहले फॉर्म होता है। इसका सही आंसर है क्रोस्टोस लाइकेन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ इस तरह से दिखता है, ये चट्टान बना हुआ है, उसके ऊपर में फॉर्म कर गया है, ये इस तरह से फॉर्म कर गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में मुड़ते हैं, सॉरी 12। चलिए, इन फ्रूट हुज पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, व्हाट इज द इनर लेयर कॉल्ड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक फ्रूट है जिसमें फलों में जब पेरिकार्प मोटा और मांसक होता है तो भीतरी परत को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रूट्स में, फ्रूट्स वगैरह अगर खाए होंगे तो वे सब ध्यान नहीं दिए होंगे, पर यहाँ दे लेते हैं थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि फ्रूट्स में पेरिकार्प जो बाहर का लेयर होता है, ठीक है, पेरिकार्प बाहर का लेयर नहीं होता है, लेयर्स को बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है, वो थिक और फ्लैशी होता है, तो उसके इनर लेयर को क्या कहते हैं, ठीक है, इनर लेयर को क्या कहते हैं। ऑप्शंस एक बार देख लीजिएगा, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प और सीड, ठीक है। ये चारों ऑप्शन डायग्राम में आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। पहले देखते हैं एक्सोकार्प, जो सबसे बाहर का लेयर है वो है एक्सोकार्प, सबसे बाहर वाला लेयर एक्सोकार्प, बीच वाला लेयर मेसोकार्प और अंदर का लेयर
एंडोकार्प, और सबसे अंदर जो रहता है वो है सीड। ठीक है, ये थोड़ा रियलिस्टिक फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एपिकार्प। ठीक है, तो सबसे इनर लेयर कौन सा है? एंडोकार्प। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एंडोकार्प। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The exchange of genetic material between homologous chromosome, it results in the new combination of genes on each chromosome is known as, क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स। ठीक है, जीन्स जो कैरी करते हैं कैरेक्टर किसी भी पेरेंट्स का, तो उसे बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो उसका एक्सचेंज मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज होना, बिटवीन किसके बीच? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम्स के बीच में। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन न्यू कॉम्बिनेशन, और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक नया कंबाइन करेगा ना, एक्सचेंज किया है तो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, कंबाइन करना मतलब मिल जाना। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फॉर्म होता है और ईच क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में फॉर्म होता है। उसे हम क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, और रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, जब एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके रिजल्ट में मतलब उसके वजह से क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन का फॉर्मेशन होता है ईच क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, एक बार ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शंस में है क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रैंडम फर्टिलाइजेशन, नन ऑफ दीज। सिंपल है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला चीज जो है वो आपका जेनेटिक्स में है। ठीक है, वो एक लॉ है जेनेटिक्स का। ठीक है, रैंडम फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का रैंडमली। ओके, नॉन ऑफ दिस, तो बचा क्या? क्रॉसिंग ओवर। इसको तो अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी आप अगर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओगे तो ऐसे ही आप टिक कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हाँ इसमें से कौन सा चीज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, द करेक्ट आंसर विल बी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अलाइन है, एक यहाँ पे है। ठीक है, दोनों में क्रॉसिंग ओवर मतलब मिल गए, ऐसे करके मिल गए दोनों। ठीक है, मिलने से क्या हुआ? एक का कैरेक्टर दूसरे में फ्लो हो गया। ठीक है, इसका कैरेक्टर समझ लीजिए, इसका कैरेक्टर इसको मिल गया और इसका कैरेक्टर इसको। एक मिनट, दोनों क्रोमोसोम जीन्स कैरी कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स में बहुत सारे आते हैं, आईज का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ओके, ईयर लोब का शेप हो गया, आई लेंस का कलर हो गया, आई लेसेस का कलर हो गया, ओके, एंड सम जेनेटिक डिजीज भी होता है जो फ्लो होता है। ठीक है, तो समझिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इसका कैरेक्टर इसमें फ्लो हो गया और इसका कैरेक्टर इसमें फ्लो हो गया। क्या हुआ? एक्सचेंज कर दिया, एक दूसरे को क्या किया? बांट दिया, दे दिया कि लो तुम मेरा कैरेक्टर ले लो, हम तुम्हारा कैरेक्टर ले लेते हैं, ताकि क्या क्रॉसिंग ओवर हो और न्यू रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स फॉर्म हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is a types of immunity? Very easy, सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वो है, इन चारों में से कौन सा वो है जिसे हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी के टाइप से। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी वो क्षमता होती है हमारी बॉडी की जो कभी कोई डिजीज होता है उससे फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो क्षमता। देख लीजिए डायग्राम में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डायग्राम लेके आई हूं मैं कि कैसे ये समझ लीजिए ये बॉडी है, ये सारे पैथोजेंस है, ओके, सारे डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं।
सारे कैसे आ रहे हैं हार्म करने का, ये हमारा बॉडी का इम्यूनिटी ऐसे खड़ा है स्टैंड किए हुए कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, तुम लोगों को हम बॉडी हार्म नहीं करने देंगे, ठीक है। तो वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बॉडी का लेवल, वो लेवल बॉडी का या कैपेसिटी बॉडी का जो किसी भी डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कहाँ से आएगा, जितना अच्छा हेल्दी खाना खाओगे, ठीक है। चलो तो इन चारों में से इम्यूनिटी का टाइप्स कौन सा है, पहला देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बोथ इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नन ऑफ दीज। देखिए इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों होगा, ठीक है, बोथ होगा, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों होता है। इनेट होता है जो बाय बर्थ मिलता है, एक्वायर्ड होता है जो हम आगे एक्वायर करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, इन चारों में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में क्या आ जाएगा, बोथ इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। पेरिटिमा जीनस है, पेरिटिमा इज अ जीनस ऑफ, पहले समझते हैं कि ये जीनस क्या होता है, ओके। देखिए बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी, लेवल्स डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का कि वो किस लेवल्स में आएंगे, ठीक है, उस लेवल को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। ये चाहे प्लांट हो ये चाहे एनिमल हो, दोनों में होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में जैसे हमारे में होता है ना जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ऐसे लेवल्स डिवाइड किए जाते हैं, उसी तरह बायोलॉजी में भी लेवल्स डिवाइड किए जाते हैं कि इसे किस ग्रुप में डाला जाएगा, इसे कौन से जगह पे डाला जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक रैंक बोलते हैं उसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा टैक्सोनॉमिक रैंक, ठीक है। स्टार्ट होता है डोमेन से, डोमेन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन। फाइलम यूज होता है प्लांट्स के लिए, सॉरी एनिमल्स के लिए, फाइलम यूज होता है एनिमल्स के लिए, और डिवीजन स्टार्ट होता है प्लांट्स के लिए। देन होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीसीज, ओके। हमें बात करनी है अबाउट जीनस, क्योंकि यहाँ पे जीनस के बारे में पूछा है। ये एक टर्म दिया हुआ है पेरिटिमा, एक टर्म दिया गया है पेरिटिमा, ये कौन से जीनस में आता है, ठीक है। जीनस का डेफिनेशन, जीनस के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या जीनस इज अ टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक रैंक है जो किसके बीच में आता है, फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है, ठीक है, ओके। और क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि ये चारों में से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपके पेरिटिमा जीनस में आता है। जैसे आप अगर ध्यान दे रहे हो तो इसमें जीनस लिखा हुआ है, जीनस पेरिटिमा, और किंगडम लिखा हुआ है एनीमिया, फाइलम कौन सा है, एनेलिडा, क्लास है आपका ओलिगोसीटा, ओके। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है जीनस की। तो जीनस है आपका पेरिटिमा, और किसकी, ये अर्थवॉर्म की है, कॉमन नेम भी लिखा हुआ है अर्थवॉर्म। सो द करेक्ट आंसर विल बी अर्थवॉर्म, ओके, द करेक्ट आंसर विल बी अर्थवॉर्म। बाकी क्यों नहीं होगा, वाटरमेलन हो गया, क्रिकेट्स हो गया, रोज हो गया, रोज और वाटरमेलन आपके प्लांट किंगडम में आ जाएंगे, ओके। क्रिकेट्स आपके आ जाएंगे एनिमल किंगडम में, वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे वो, तो एक यही बचता है अर्थवॉर्म जो आता है इनवर्टिब्रेट्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डैश एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ये चारों वायरसेस के नाम है, ठीक है। इन चारों में से वो कौन सा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है किसे, बैक्टीरिया को। भाई यहाँ बैक्टीरिया को भी वायरस नहीं छोड़ता है, कितना जालिम है ना। देखते हैं कैसे। देखिए जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को वायरस, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में एक बार देखिएगा, माइक्रोबायोमी, एंटीबॉडीज, वीरोफेज, बैक्टीरियोफेज। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप सिंपली थोड़ा सा लगा सकते हो लॉजिक कि
बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वर्ड से स्टार्ट है, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वो है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। डायग्राम अगर देखिएगा तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये बीच में जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, वो है बैक्टीरिया, ठीक है, और उसके साइड साइड में जो रेड कलर का है वो चींटी नहीं है, लाल वाला चींटी नहीं है, वो है बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, जो कैसे उसको कब्जा, मतलब कब्जा क्या, हाँ, कब्जा ही करने का कोशिश कर रहा है उसके बॉडी में और उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक सेल के होते हैं, उन्हें डैमेज करना इजी भी होता है। नीचे में प्रोसेस थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि कैसे वो डैमेज करते हैं, कैसे उसके बॉडी में घुसते हैं, बैक्टीरियम के बॉडी में घुसते हैं और कैसे उसके बॉडी को डैमेज करते हैं, सेल्स को नहीं, सेल को स्पेशली, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, सेल को डैमेज करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर वाले जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन हेड और टेल, ठीक है, उनमें डीएनए पैक्ड रहता है इनसाइड में, और वही डीएनए वो बैक्टीरियम के अंदर में क्या करते हैं, रिलीज करवा देते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, उस डीएनए से न्यू फेजेस, मतलब न्यू बैक्टीरियोफेजेस बनना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, न्यू बैक्टीरियोफेजेस बनना स्टार्ट कर जाते हैं डीएनए की वजह से, और इतना ज्यादा फॉर्मेशन होता है कि ये सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज आपका डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेगुलेटेड बाय, ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल होती है उसे कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। ये 4 हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं, ऑब्वियसली हार्मोन ही रेगुलेट करता है लेवल, ग्लूकोज लेवल का। हमारा जो खून होता है ना, ब्लड होता है ना, उनमें ग्लूकोज के या शुगर के, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उसके लेवल को कौन रेगुलेट करता है, मेनली क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब शुगर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो डायबिटीज से जो पेशेंट जो डील करते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन है पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन, ठीक है, जो क्या करता है, ब्लड शुगर या फिर शुगर का जो लेवल होता है ब्लड में उसको कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर ज्यादा अमाउंट में निकलेगा बॉडी में तो क्या होगा, बॉडी हार्म होगा, कम निकलेगा तो भी हार्म होगा, डेफिशिएंसी होगा तो भी हार्म होगा, और ओवररेटेड मतलब ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो भी क्या होगा, डैमेज करेगा सेल्स को, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज या फिर शुगर भी बोल सकते हैं इसको, लेवल को रेगुलेट जो करता है, यहाँ पे एक सेकेंड, बाकी सारे आपके हार्मोन है, लेकिन ये है आपका ग्लैंड पैनक्रियाज, ये प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों आपके हार्मोन्स हैं, ओके, ये हार्मोन्स हैं। एक ये पैनक्रिया है जो है आपका ग्लैंड, और इसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज क्या करते हैं, ड्यूल काम करते हैं, 2 काम करते हैं, वो एंजाइम भी निकालते हैं और हार्मोन्स भी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पोजीशन दिखाया हुआ है पैनक्रियाज का कि कहाँ पे मिलता है, ये जो देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ के जैसे थोड़ा थोड़ा लीफ के जैसे दिखता है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से, ठीक है, लीफ के जैसे दिखता है, इसीलिए बोला जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज का, ओके, ठीक है। तो लीफ लाइक, तो क्या क्या पैनक्रियाज क्या करता है, ड्यूल काम करता है, दोनों हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालने का काम करता है, लेकिन यहाँ हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, जो हार्मोन वो निकालता है उसे बोलते हैं इंसुलिन, और यही इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, विच हार्मोन प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है जो वाइटल रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में आयनिक बैलेंस, पीएच लेवल, एसिड बेस वाला सिचुएशन हमारे बॉडी में भी होता है, ठीक है, एसिड बेस वाला सिचुएशन हमारे बॉडी में भी होता है, उसके लेवल को मेंटेन करने में कौन सा हार्मोन हमारे बॉडी में रहता है जो हेल्प करता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन वो हार्मोन है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, आयोनिक बैलेंस को, बॉडी के आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। चलिए आ जाइए,
क्वेश्चन ऑफ द डे में आज फिर वही गलती, दोबारा से एक ही गलती, कोई बात नहीं, जितनी बार गलती होगी उतनी बार सुधारेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बींग्स आर स्टडीज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़े थे कि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ठीक है, किसके स्टडीज को क्या कहते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि ह्यूमन बींग्स के स्टडीज को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोलॉजी। ठीक है, अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, चलिए, ये हमारा एप्लीकेशन है स्टडी फॉर गोल्स, जो आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स यहाँ मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और अगर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है और किस टाइम पे आ रही है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।